Hi guys, I hope you're doing well. And in this video, we're going to be discussing the May-June 2020 case study. Now, if you guys haven't gone through the case study, I would want you to pause the video, first go through the case study and then come back. Guys, let's start the questions. The first question says, calculate Pakistan's trade in good balance. You all know what trade in good balance is. It refers to the difference between the value of exports in goods minus the value of import in basically goods, right? सो इस तरह क्वेश्चन हमें देखा, हमने कल परसों की क्लास में भी डिस्कस किया था. तो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आ रहा है आपका? डिफरेंस ले लें. 2017 में एक्सपोर्ट्स आपको दी हुई है, इंपोर्ट्स भी दी हुई है. 25.2 एक्सपोर्ट्स हैं, 61.7 आपकी जो है वो इंपोर्ट्स हैं. तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा होगा. कैलकुलेटर लेके जाइएगा एग्जाम में. आपके पास ये आंसर आ रहा है 36.5 बिलियन लिखना, बिकॉज वैल्यू उसका वैल्यू मिलियंस नहीं है, बिलियंस है. ठीक है, डॉलर्स. ठीक है, और एक चीज और, प्लीज मेक श्योर कि आप नेगेटिव में नजर आए. नेगेटिव का मतलब ही डेफिसिट है. अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वो नेगेटिव लिखेंगे नहीं, बस ये आंसर लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, 36.5 बिलियन. अब ये आंसर आपका गलत है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर समझ सकता है कि ये सरप्लस की बात कर रहा है बच्चा. ठीक है ना? सो मेक श्योर कि आप साइन लगाएं उसका, माइनस 36.5 बिलियन लिख दें और साइड में लिख दें डेफिसिट. वैसे डेफिसिट लिखने का जरूरत नहीं है अगर साइन लगा हुआ है तो. आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिमांड फॉर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान. केस स्टडी के अंदर आपको 2 कॉजेज मेंशन भी हैं पाकिस्तान के जो हो रहे हैं. क्या कहते हैं, नंबर 1 वो कह रहे हैं कि बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट इज टेकिंग प्लेस दीज डेज, क्योंकि गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट, ये सब चीजें लिखा हुआ है. उसके बाद वो दूसरी बात कर रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पे इतने यूज हो रहे हैं, तो यानी बेसिकली कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी जो है वो राइज हो रही है. ठीक है, तीसरी बात जो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इसमें ये पॉइंट मेंशन्ड है कि यार पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन का. तो ऑब्वियसली आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी डेफिनेटली. ठीक है, तो पॉपुलेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली सी विल गो अप, सो एग्रीगेट डिमांड विल राइज. ठीक है, government spending is also increasing in the economy, second paragraph, third paragraph में mentioned है. And then somewhere it's also said कि यार investments भी जो है ना वो in fact ये लिखा हुआ है, the Pakistani government is trying to increase investment, so investment is a component of AD, hence demand for inflation. आपको mention करना है, आप लिख दें investment, एक word लिख दें आप, ठीक है ना, that's it. और दूसरा आप लिख दें rising population, एक और second लिख दें rising population, that's it. अब खुद सोचो, ये दोनों सवाल ना आपके 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पर. फिर अब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, कभी कभी ना बच्चे क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू डू द बेस्ट दे ओवरडू इट. अब वो बेस्ट के चक्कर में ना ओवरडू कर जाते हैं और वो परफेक्शनिज्म पे चले जाते हैं. परफेक्शनिज्म पे आप ना जाएं प्लीज, परफेक्शनिज्म पे ना जाएं. इट विल जस्ट, आपका टाइम वेस्ट होगा, गलतियां सब करेंगे. तो आपने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना है. पेपर को टेक्निक सीखें, पेपर अटेम्प्ट करना है आपने टाइम पे. ठीक है जी. एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स. जाहिर सी बात है सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहा है कि पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स में लग रहे हैं, मेजॉरिटी रिसोर्सेज. तो इसकी व्हाट इज द, अगर पाकिस्तान कंज्यूमर गुड्स बनाएगा तो वो क्या नहीं बना रहा होगा, कैपिटल गुड्स नहीं बना रहा होगा डेफिनेटली. सो आप इसका आंसर करेंगे एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कह रहा है आइडेंटिफाई नहीं, तो आप लिख दें the opportunity cost of producing consumer goods is the capital goods that could be produced which are now foregone, or the revenue that could have been earned from producing and selling capital goods. That's it, full stop. 2 lines बस. Explain 2 reasons why education is a merit good. Education merit good क्यों है? तो इसके 2 रीजन आप बता दें. मेरिट गुड क्या होते हैं? मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स that have an external benefit other than private benefit. So basically merit goods have an external benefit, they result into positive externalities, which is itself a positive impact on society. Because of that we have a positive impact on society. टेक्निकल बातें करो, एग्जामिनर को कंसर्न नहीं है कि यार मेरिट गुड का सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो, वो आप टेक्निकल वर्ड दो उसको, यार उससे ना बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज आती हैं. अब एजुकेशन मेरिट गुड क्यों है? एजुकेशन इसलिए मेरिट गुड है क्योंकि एजुकेशन के नॉट ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स हैं बल्कि साथ साथ उसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी हैं. और मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं अदर देन द प्राइवेट बेनिफिट्स ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, पीपल डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल बेनिफिट. एग्जैक्टली, लोग जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं कर रहे होते. लेकिन क्या कहते हैं, ओके सही है, एग्जैक्टली आप यही लिखेंगे, मेरिट गुड्स को कंसिडर नहीं कर रहे होते. लेकिन टेक्निकली ना सवाल कह रहा है कि एजुकेशन मेरिट गुड क्यों है. सवाल ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अंडर प्रोवाइड क्यों हो रहा है. तो आप ये जो कह रही हैं बात, पीपल अंडर एस्टिमेट द फुल, मतलब दे डू नॉट कंसिडर द फुल बेनिफिट.
तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन इसको फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप ये बोलो कि इफ पीपल क्या कहते हैं, they do not take into account the external benefits while consuming merit goods, which is itself because of information failure. तो information failure की वजह से जो है basically merit goods under consume हो रहे होते हैं, under provide हो रहे होते हैं, और लोग उनके external benefits को consider नहीं कर रहे होते. इधर कुछ reference भी दिया हुआ था वैसे यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ था some parents do not recognize the advantages that merit goods such as education can give to their children. For example, better healthcare and job opportunity. अब ये तो basically private benefits हैं. Better healthcare private benefit है, better job opportunities private benefit है. ये सारे private benefits हैं, सही है ना? External benefits नहीं है, ये private benefits हैं. तो वैसे भी जो है लोग education को under consume इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो private benefits को भी fully consider नहीं कर रहे होते हैं ना. भाई बहुत से लोग क्यों नहीं पढ़ते? वो कहते हैं जी हमारे पास तो जो है, हमारे बाप के पास तो बहुत पैसा है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की. तो क्या एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं होती ना, हेल्थ के लिए भी होती है. 10 और उससे एडवांटेजेस आते हैं. इसका मतलब क्या है कि देयर इज इंफॉर्मेशन फेलियर. देयर इज, ये की टर्म है, ये लिखना, इंफॉर्मेशन फेलियर. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फेलियर this results into markets failing and under providing basically merit goods. अब बात कहीं और जा चुकी है, क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन रीजन पता होना चाहिए आपको कि प्राइवेट बेनिफिट्स भी लोग फुली एस्टिमेट नहीं कर पाते. नॉट रियली कंसिडर द फुल प्राइवेट बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग मेरिट गुड. एक्सटर्नल बेनिफिट्स तो दूर की बात है, प्राइवेट बेनिफिट्स भी फुली कंसिडर नहीं करते बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर. अब जाहिर है मेरिट गुड्स के एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी हैं. एक्सटर्नल बेनिफिट्स हमें पता है क्या होते हैं. दे आर बेसिकली थर्ड पार्टी बेनिफिट्स फॉर विच थर्ड पार्टी बेनिफिट्स एंड फॉर विच इट डज नॉट पेज फॉर. मतलब उसको थर्ड पार्टी को एक बेनिफिट हो रहा होता है. बच्चे गलत डेफिनेशन देकर आते हैं एग्जाम में जब वो कहते हैं कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स टू सोसाइटी. बिल्कुल गलत डेफिनेशन है ये. एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर नॉट बेनिफिट्स टू सोसाइटी, दे आर बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टी. सही है ना? अब बात आ जाती है कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स आपको पता है एजुकेशन हासिल करने के क्या होंगे. आपकी सोसाइटी में अगर एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ओवरऑल सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ेगा. ठीक है, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन की, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, सो मेनी बेनिफिट्स द ओवरऑल इकोनॉमी में हैव. डेथ रेट गिरेगा यार, डेथ रेट गिरेगा इकोनॉमी के अंदर. एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ अच्छी होगी तो एवरेज एज बढ़ेगी. ये सब एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं. प्राइवेट बेनिफिट्स तो है ही है, बट ओवरऑल सोसाइटी ऑल्सो गेन्स एज वेल बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग मोर एजुकेशन. ठीक है ना? तो ये सारे आपके एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं. तो एजुकेशन इसलिए मेरिट गुड है क्योंकि एजुकेशन जो है वो बेसिकली अंडर कंज्यूम हो रही है और प्राइवेट ना उसके प्राइवेट बेनिफिट्स फुली रियलाइज कर पा रहे हैं कंज्यूमर्स, ना एक्सटर्नल बेनिफिट्स को कंसिडर कर पा रहे हैं कंज्यूमर्स. इसलिए मार्केट में एजुकेशन अंडर. तो बेसिकली इसमें आपको बताना था यार मेरिट गुड्स के क्या, आपको बताना था एजुकेशन के क्या प्राइवेट बेनिफिट्स हैं और क्या एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं, क्यों उसको हम रिगार्ड करते हैं मेरिट गुड. क्योंकि मेरिट गुड के एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं, प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं. तो बेसिकली इसमें आपको प्राइवेट बेनिफिट बताना था एजुकेशन का और एक्सटर्नल बेनिफिट बताना था. एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स इन सोसाइटी. ठीक है, बेटर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. ज़ाहिर है एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी तो पीपीसी आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ, देयर इज अ लॉट यू कैन राइट. ठीक है, सो ये इसलिए बेसिकली एजुकेशन मेरिट गुड है. ठीक है, ज्यादा से 3-4 आंसर जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं जाएगा. एनालाइज चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली टू लेस एजुकेशन. अब ये देखें, अभी बच्चों, अभी किस किस्म का सवाल उन्होंने आपको पूछा है? ये कोई सवाल है पूछने का? अभी जनरल सा आंसर है, इसमें आई डोंट थिंक मुझे समझाने की भी जरूरत है. इसमें रिच और पुअर बेसिकली आप बता दीजिएगा कि भाई रिच फैमिली के बच्चे जो हैं दे हैव, मतलब obviously they are more educated, they go to private sector schools and all of that. And basically poor, जो the children of poor इसलिए वो अटेंड नहीं करते because एक तो poverty levels बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते. दूसरी चीज ये है कि यार जो poor people have the mentality कि यार ज्यादा बच्चे होंगे, गरीब जो अवाम है ना, जो गरीब अवाम है वो बेसिकली गरीब इसलिए है क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, तो वो अपने स्टैंडर्ड को कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाती. इसको पॉवर्टी साइकिल भी कहते हैं. वो पॉवर्टी ट्रैप में फंसी रहती है. व्हाट इज जीडीपी पर हेड? कुछ सिंपल है, इट इज इनकम पर हेड, इनकम पर कैपिटा, इनकम पर हेड. इंपोर्ट पर हेड, इंपोर्ट्स पर हेड, सिंपल है. तो वो कह रहे हैं जीडीपी पर हेड यानी इनकम पर हेड और इंपोर्ट्स पर हेड के दरमियान क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे, पहले तो आप बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं डायरेक्ट रिलेशन? बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है. क्यों? अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम्स बढ़ेंगी, यानी नेशनल इनकम बढ़ेगी ना. नेशनल इनकम विल गो अप, वाई विल गो अप. तो
if this, तो जाहिर सी बात है, the more the income, the more the people will have the goods, so imports will go up definitely. So ये बात याद रखना कि जब GDP per capita बढ़ेगी यानी income per head बढ़ेगी, so people will also import more. तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि यार there is a direct relation by economic theory suggests, यूं लिखना, economic theory suggests that there is a direct relation between GDP per head and the imports per head. ठीक है ना? The higher the GDP, the more it. Why? अब एनालाइज तो करो इस बात को, क्यों, रीजन बताओ क्यों? क्योंकि because when people get richer, definitely they will now import more luxury goods, etc. So imports will go up as well. This can also be suggested. This can also be. We can also prove this from table 1 in the case study. Because if you look at table 1, तो इस तरह के देखो, इसकी टेक्निक क्या, हाईएस्ट उठाओ लोएस्ट उठाओ. सबसे पहले हाईएस्ट लोएस्ट. ये कंट्री बाय कंट्री एनालिसिस नहीं करनी, पहले भी बोल चुका हूं. इस तरह के केसेस में टेक्निक क्या होगी, सब बच्चे सुन लें, खुदा मरियम सब बच्चे सुन लें, जितने भी बच्चे सब क्लास में मौजूद हैं वो ये सुन लें कि हाईएस्ट और लोएस्ट उठाएंगे. मिसाल के तौर पे वो कौन सी कंट्री है जिसकी हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है? नॉर्वे नजर आ रहा है सामने 7600. क्या इसकी इंपोर्ट्स पर हेड भी हाईएस्ट है? बिल्कुल इसकी इंपोर्ट्स पर हेड हाईएस्ट है. तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है. अगर आप देखें, हमने पिछली क्लास में हुदा जैन इसी तरह का एक सवाल किया है, उसमें ऑल्दो जीडीपी पर हेड और इंपोर्ट्स पर हेड की एनालिसिस नहीं थी, उसमें कोई और एनालिसिस थी, लेकिन इसी तरह एनालाइज करने को दिया था. तो नॉर्वे को देख के नजर आ रहा है डायरेक्ट. अब सबसे लोएस्ट उठा लो. लोएस्ट हमें किसकी, आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, व्हाटएवर कंट्री दिस इज, कंट्री एच. इसकी जो जीडीपी पर हेड है वो सबसे कम है. ठीक है ना? इसकी जीडीपी पर हेड सबसे कम है और इसकी इंपोर्ट्स पर हेड भी सबसे कम है. तो इससे हमें डायरेक्ट रिलेशन प्रूव हो रहा है. टेक्निक क्या होगी? इतनी बड़ी टेक्निक फिर बता रहा हूं, अगेन टेबल दिया हुआ होगा, एनालिसिस आएंगी इन दोनों कॉलम्स को. जब भी कॉलम एनालाइज करने को आएगा, दोनों में रिलेशनशिप पूछेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप बताओगे डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन है. ये टेबल से देख के नहीं बताओगे, ये इकोनॉमिक एनालिसिस बताओ, इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है. फिर आओगे टेबल पे, फिर हाईएस्ट फिगर उठाओगे, लोएस्ट फिगर उठाओगे. बोल देखना ये होगा कि हाईएस्ट फिगर और लोएस्ट फिगर में आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है. नजर आ रहा है नॉर्वे का है और कंट्री एच का भी हमें नजर आ रहा है, कंट्री एच का भी है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस भी होंगी, लाजमी एक्सेप्शंस होंगी. इसमें हमारे पास एक्सेप्शन, कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी, इसको देख लेते हैं. अब जो हमें एक्सेप्शन नजर आ रही है यूके में, अगर हम देखें, अगर इफ यू लुक एट द एक्सेप्शन, तो लेट्स से इसकी मुझे नजर आ रही है रशिया की, क्योंकि रशिया का, क्योंकि तुम ये देखो, रशिया और मेक्सिको को आपस में देखो जरा. ये देखो रशिया क्या ही, आप वो चेक करें जरा, जीडीपी पर हेड. रशिया की जीडीपी पर हेड चेक करें और मेक्सिको की जीडीपी पर हेड चेक करें. किसकी जीडीपी पर हेड ज्यादा है? जी बॉस, किसकी जीडीपी पर हेड ज्यादा है? जल्दी बताएं, रशिया की या मेक्सिको की? अगर रशिया की जीडीपी पर हेड ज्यादा है तो इसका मतलब रशिया की इंपोर्ट्स भी ज्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट पर हेड भी ज्यादा होनी चाहिए. पर कैपिटा का मतलब, पर हेड का मतलब है पर बंदा. ठीक है, तो अगर इनकम पर हेड जो है वो रशिया की ज्यादा है, तो इंपोर्ट्स पर हेड भी रशिया की ज्यादा होनी चाहिए ना मेक्सिको से. लेकिन ऐसा नहीं है. इसका मतलब हमें एक्सेप्शन नजर आ रही है रशिया. आप बोलेंगे कि देखें, however the case the table suggests that Russia has a higher GDP per head than Mexico. However, the imports per head of Russia are less than Mexico. इसका मतलब इधर हमें डायरेक्ट रिलेशन नजर नहीं आ रहा, ये आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा जब आपको कंट्रीज दिए हुए होंगे तो हमेशा आपको कोई एक ऐसा कंट्री होगा जिसके अंदर आपको बेसिकली इस तरह ही होगा कि आपको एक कंट्री ये दिया हुआ होगा और एक कंट्री ये दिया हुआ होगा. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पिछली केस स्टडी में भी किया था. वो जीडीपी और एचडीआई के अंदर रिलेशनशिप दो कंट्रीज में नजर हमें नहीं आ रहा था, तो आपको कंपेयर करना होगा. तो एक तो हाईएस्ट फिगर लोएस्ट फिगर उठाना और फिर चेक करना कहीं बीच में सेंटर में कोई ऐसा कंट्री दिया हुआ होगा जिसकी ज्यादातर केस स्टडी में ऐसी सेंटर में कोई एक कंट्री तुम्हें दिया हुआ होगा कि उसके ऊपर वाला कंट्री है, उसके नीचे वाले कंट्री से कॉन्ट्रडिक्शन होगी. ये मैं तुम्हें टिप बता रहा हूं, सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेदर और नॉट द सप्लाई ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान इज लाइकली टू इंक्रीज इन द फ्यूचर. अच्छा जी, शुरू कर देंगे सवाल को. पाकिस्तान के आप बोलेंगे कि यार क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ टीचर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. क्यों हो सकता है आप बता दें. इसलिए हो सकता है बिकॉज
अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट वैसे भी अगर एजुकेशन सेक्टर में बढ़ जाती है, जो कि गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, केस स्टडी में लिखा हुआ भी है, बताया केस सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन, लो कॉस्ट स्कूल्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो ओवरऑल अगर एजुकेशन इंडस्ट्री ग्रो करती है तो टीचर्स भी जाहिर सी बात है ग्रो करेंगे, बिकॉज जब ग्रेजुएट्स निकलेंगे तो फिर वो फ्यूचर में टीचर्स भी बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है पाकिस्तान में तो quantity and quality of teachers will improve as well. Not only the quantity but the quality will improve as well. ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर केस स्टडी में लिखी हुई है कि पाकिस्तान की आबादी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है सो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द वर्कफोर्स, लेबर फोर्स बढ़ेगा। फिर लेबर फोर्स खाली टीचिंग इंडस्ट्री में नहीं बल्कि इन एवरी इंडस्ट्री बढ़ेगा। ठीक है, तो यस द केस सजेस्ट और द केस सेज दैट it proves that yes, because of a lot of reasons, because of a few reasons mentioned, the supply of teachers in Pakistan can increase in the future if the population is rising, if the education sector in Pakistan is growing, it can. However, it's not always necessary that the supply of teachers in Pakistan increase in the future, because what if those teachers emigrate? तो अगर emigration हो रही है तो वो मुल्क छोड़ के अगर जा रहे हैं तो फिर तो टीचर्स की क्वांटिटी जो है वो लेबर फोर्स की डिक्रीज हो जाएगी ना। इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द लेबर फोर्स, इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द टीचर्स, राइट। सो एक तो अगर, और ये मेंशन भी था केस स्टडी में, इमिग्रेशन हो रही है। ठीक है, दूसरी एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना कि देखो आपको पता है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ वर्कर्स में एक फैक्टर होता है आपका मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो अगर आपके मॉनेटरी भाई एजुकेशन, पाकिस्तान की टीचिंग इंडस्ट्री, पाकिस्तान के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अगर बढ़ भी जाते हैं, लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर टीचर्स को बेनिफिट्स नहीं है, ना मॉनेटरी ना नॉन मॉनेटरी, तो फिर सप्लाई नहीं बढ़ेगी ना इनटू द इंडस्ट्री। व्हाट इज सप्लाई of teachers representing? It is representing those teachers who are willing and able to work at a given wage rate, right? So if the wages are very low, then less people will be willing and able to work in the industry. सही है। So एक तो ये बात आपने लिख दी। So maybe other jobs are offering better incentives, right? So people may switch there. So वहां पे सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी as compared to supply of teachers. ठीक है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री के, एक बात याद रखिएगा कि सप्लाई, people who are willing and able to work ना, जितने ज्यादा एजुकेशनल कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, कॉम्प्लिकेशंस, मिसाल के तौर पे अगर लॉन्ग टाइम लगता हो, बहुत बड़ा ड्यूरेशन चाहिए हो आपको एक टीचर बनने के लिए, मे बी क्या कहते हैं, मे बी आपको टीचर्स की, पाकिस्तान में तो बैचलर्स ऑफ टीचिंग की डिग्री नहीं चाहिए होती ना टीचर बनने के लिए। मेरे पास नहीं है बैचलर्स ऑफ टीचिंग की डिग्री, लेकिन दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आई एम नॉट एबल टू अप्लाई अब्रॉड एज अ टीचर। I don't have that degree, B.Ed education में ना, जो मुझे करनी हुई है। बाहर के मुल्क में तो रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी लेवल पे पढ़ाएंगे आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आप चाहे इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी क्यों ना, B.Ed आपने करना जरूरी है। तो जितनी एजुकेशनल कॉम्प्लिकेशंस होती है, जितनी रेगुलेशन होते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उतनी कम सप्लाई होती है, उतना इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एंटर द इंडस्ट्री। प्लस उस केस में सप्लाई भी इनइलास्टिक होती है। तो ये बात याद रखना, इलास्टिसिटी और सप्लाई के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि सप्लाई ऑफ वर्कर्स इनइलास्टिक होगी अगर बहुत टाइम ड्यूरेशन चाहिए हो किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए। ऑक्यूपेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको 6, 6.5, 7 साल लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं ना भैया 3 साल का बैचलर्स कर लो, डिग्री पकड़ो, करो नौकरी करो। 4 इसे डॉक्टर बनने के लिए आपको 5 साल लग जाते हैं। लोग कहते हैं इतना टाइम कौन लगाएगा भाई, सही है ना। तो ये बात है, तो सप्लाई इनइलास्टिक होती है। दूसरी चीज, सप्लाई भी ओवरऑल the size of the labor force is also affected by long duration required to enter the occupation, to make you eligible to enter the occupation. Discuss whether or not an increase in the import tariff would likely to benefit the Pakistani economy. तो अगेन ये सवाल तो देखें किस पे आया है, ये सवाल ट्रेड प्रोटेक्शन पे आया है, सिंपल। और आपने देखा होगा अक्सर पेपर में ना ट्रेड प्रोटेक्शन पूछ लेता है वो। खैर, Pakistan has a relatively high import tariff. Revenue from import tariff is 45% of total tax revenue. यार टैक्स रेवेन्यू जो है वो 45%, यानी बाकी के 55% डोमेस्टिकली कलेक्ट हो रहा है, 45% जो है वो इंपोर्ट टैरिफ से कलेक्ट हो रहा है। यानी इतनी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके मुल्क में किस लेवल की जो है वो क्या कहते हैं, यानी डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिकली ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट टैरिफ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट टैरिफ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बस फिर वो ये, हाँ फिर वही कह रहे हैं कि यार टैरिफ लगाए हुए व्हीकल्स के ऊपर, सम ऑफ व्हिच हैव एन इलास्टिक डिमांड एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब बातें कर रहे हैं। फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्कस वेदर और नॉट
इसमें क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, आप बता दें इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है. इम्पोर्ट टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स. द इफेक्ट इज टू make imports expensive and reduce the quantity of imports to basically the price of M goes up. बिल्कुल सही है. Quantity of import falls, trade deficit में reduce. बिल्कुल सही है. 100% perfect point. Trade deficit reduce हो जाएगा because import expenditures will go down. At the same time, since price of imports go up, the domestic goods will become relatively cheaper. So people will spend money on buying domestic goods since they are now cheaper. The domestic industry will improve. Infant industry argument जो हमने पढ़ा था वो बताइएगा. क्या कहते हैं, it prevents firms from dumping their products in the economy. It protects the domestic industry, sunset firms, sunrise firms. It protects the domestic industry to in the sense that they could exploit their comparative advantage. उनकी comparative advantage तो lose हो जाएगी ना अगर उनको threat of foreign competition से और हम foreign goods ही खरीद रहे हो. ठीक है, तो infant industry को protection मिलेगी. They can fully utilize and exploit their comparative advantage and make better use of higher economies of scale and all of that. So इसी तरीके से आप ज़ाहिर है import लगाने का फायदा ये भी होता है कि tax collection भी होता है. और पाकिस्तान approximately half of tax revenue collection in Pakistan import tariffs हो रही है. They could use that money to spend and finance their government spending. वैसे भी पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, गरीब मुल्क है, एजुकेशन पे स्पेंडिंग की जरूरत है, तो उसके लिए टैक्स रेवेन्यूज भी होनी चाहिए ना, वरना बजट डेफिसिट में जाएंगे. तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं. फिर ऑब्वियसली डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. और मे बी अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो फिर हम अल्टीमेटली वी कैन आल्सो एक्सपोर्ट आवर गुड्स एज वेल. एंड इफ एक्सपोर्ट ग्रोज वी विल हैव मोर इनफ्लोज एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स विल रिड्यूस and all of that. Employment will improve. However, to discuss question, you will say that it's not always necessary that imposing an import tariff would always be beneficial to Pakistani economy. What if the demand for imports is inelastic? केस स्टडी में मेंशन भी है, सम ऑफ द गुड्स जो हैं वो बेसिकली व्हीकल्स जो है उनकी इनइलास्टिक डिमांड है. तो लेकिन ये भी अब जरूरी नहीं है कि इस सारे आंसर्स आपको केस स्टडी से देने हो, बिकॉज अगर आप टैरिफ्स वगैरह लगाते हो, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो मरियम, सही कह रही है, कॉस्ट होता भी सही है. अगर आप टैरिफ वगैरह लगाते हो तो इससे होगा ये बेसिकली कि अगर आपने टैरिफ लगाया हुआ है ऑन रॉ मटेरियल, स्पेशली ऑन स्पेशली इफ यू आर अ commodity importing dependent nation, commodities और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने वाले नेशन हो जो इस पे डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल्स पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल का सोर्स प्रोवाइड करने के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल, तो उस केस के अंदर पे बड़ा मसला होगा बिकॉज इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी. तो फिर रिजल्ट इनटू, और उनकी वैसे भी आपको पता है डिमांड जो होती है इंपोर्ट्स की इनइलास्टिक होती है ना, स्पेशली रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट्स की. इट विल रिजल्ट इनटू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से आपको पता है कितना नुकसान होता है. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, विल रिजल्ट इनटू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट विल नॉट बी गुड. इट विल इनफैक्ट अगर आप ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज करते थे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के आउटपुट को बाद में एक्सपोर्ट करते थे तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी इनकम्पेरेटिव हो जाएंगी. तो ऊपर जो तुम लिख कर आ रहे हो कि यार डेफिसिट्स रिड्यूस होंगे, इधर नीचे लिखोगे डेफिसिट्स बढ़ जाएंगे. मैं रिपीट कर देता हूँ, इंपोर्ट कर रहे हो तुम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के आउटपुट को बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हो. जरा जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे महंगा तो आउटपुट तो कॉस्ट इफेक्टिव आउटपुट तो रहेगा नहीं तुम्हारा, तो डोमेस्टिकली भी वो महंगा बिकेगा बिकॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, एक्सपोर्ट्स भी इनकम्पेरेटिव हो जाएंगी. एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स इनकम्पेरेटिव होंगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज गिरेंगे, डेफिसिट्स आपके करंट अकाउंट डेफिसिट्स कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे. सही है जी. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, रिटेलिएशन अफोर्ड कर नहीं सकता. अगर पाकिस्तान के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ने रिटेलिएट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया, और अगर उन्होंने आपसे भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया, आपने 10% टैरिफ लगाया था, उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, तो आप तो गए, आपका तो काम हो जाएगा. ठीक है, खास तौर पे अगर आपकी जीडीपी है और जो एम्प्लॉयमेंट है, खास तौर पे अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज से आ रही थी और उस पर अगर उन्होंने रिटेलिएशन में टैरिफ लगा दिया तो आपकी तो इंडस्ट्रीज ही बैठ जाएंगी. ठीक है ना, तो विल बी सही ना, सो इट कैन हैव सीरियस रिपरकशंस इन द इकोनॉमी, राइट. सो ये सब आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर. So that's it, guys. I hope you enjoyed the case study. We'll now move on to the next questions, and I'll see you all around in the next video. Until then, take care.